हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और बता दूँ। तो एक और वीडियो मैंने फिर से लेके आ गई, जो कुछ टर्म्स रह गई होंगी शायद मैं इसमें कवर कर दूँ और अच्छे से बताना प्रेफर करना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, देखो सबसे पहले तो मैंने पेपर के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट करना है किसी भी चीज़ को, सबसे पहले मैं इसमें एक्सरे को डिफाइन करूँगी कि हाँ मेरे पास एक्सरे क्या है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अगर, सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगी कि मेरे पास एक्सरेज क्या होती हैं। थोड़ा सा पेपर में बताओगे कि एक्सरेज जो होती हैं इसमें मतलब हाईली एनर्जेटिक फोनोन्स होते हैं या फोटोन्स होते हैं। तो वो जब किसी भी, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ही के शेल है, इसके पास आएंगे और इसको लेके वो चली जाएंगी। तो एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा बताना है। एक्सरे का थोड़ा सा आप प्रिंसिपल बताओगे, प्रिंसिपल, क्योंकि एक्सरे ये जो क्वेश्चन है AES ये XPS के साथ पूछ जाता है, तो बिल्कुल ही सिमिलर होंगे। प्रिंसिपल बताऊंगे। फिर प्रिंसिपल क्या होता है इसका, फोटो आयोनाइजेशन इसका प्रिंसिपल रहेगा। यानी कि फोटो आयोनाइजेशन का आपको मतलब पता है कि जब एमिशन हो रही है, जब एनर्जी एक्सरे की एनर्जी इलेक्ट्रॉन से टकरा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। उसको हम बोलेंगे क्या, फोटो आयोनाइजेशन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, राइट। तो अब प्रिंसिपल के बाद मैं लिखना चाहूँगी, अब मैं बात करूँगी AES की। तो AES की से पहले फुल फॉर्म बताऊँगी कि हाँ AES का मतलब होता है अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमारे पास जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ये टेक्निक जो होती है, ये सरफेस सेंसिटिव टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक होती है, सरफेस सेंसिटिव टेक्निक। अब सीधे तुमने अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में शुरू कर देना है यहाँ से, कि यहाँ से जो बेसिक अगर प्रोसेस हम देखना है। अगर प्रोसेस में मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये के शेल आ गया, ये मेरे पास आ गया एल शेल, राइट, और ये मेरे पास आ गया के एल एंड दिस इज़ एम शेल, KLM। तो अगर एन शेल भी लेना है तो चलो एन भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर ले लिया मैंने। सबसे बड़े जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उनके लिए M और N का काम करते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा, जैसे मान लो 50 के आसपास या 36 के आसपास होगा, तो L थोड़ा उनका लिए होता है। और K जिनका, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम का देख लो, तो उनके लिए K ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पास ये न्यूक्लियस है, राइट। तो यहाँ पे मान लो K के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है 1 2 3 करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मान के चलती हूँ, 4 लेके चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, जब हमारे पास एक्सरे की बीम जो है, जब मेरी एक्सरे की बीम इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, ठीक है, जब एक्सरे इसे टकराई, तो इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास ये बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन मेरे पास इजेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि इसको मैं ऐसे सर्कल सा बन गया, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, खाली स्पेस बच जाएगा। उस खाली स्पेस को भरने के लिए एल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेज दिया, के पास अपना दान कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन एक इसने। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट, यहाँ पे इसने दान कर दिया, राइट। इसी के साथ में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जब ये इसको दे रहा है तब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जब ये बाहर निकल रहा है तब एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो सारी एनर्जीज़ को लेने वाला यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, वो सभी एनर्जीज़ को लेके बाहर निकल जाएगा, राइट। वो सारी एनर्जीज़ को लेके बाहर निकल गया, तो वो होता है अगर प्रोसेस, अगर इफेक्ट बोल सकते हैं हम इसमें। और तुमको अगर इसमें बताना चाहूँ, और हम क्या बोल सकते हैं, एक और की जो एक्साइटेशन होती है ना, इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास, जो देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी जब एक्साइटेशन होगी, राइट, एक्साइटेशन हो जाएगी, तो वो डीके कर जाएगा, डीके इनटू 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स में डीके कर जाएगा। उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स में डीके कर जाएगा। जो दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा तुम्हारा, सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वो डिपेंड करेगी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है,
वो उस किस एटम से बाहर निकला। मान लो तुम्हारे पास वो एल्यूमिनियम का एटम था, तो उस एल्यूमिनियम के एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से था, डिपेंड अपॉन द एलिमेंट, ये फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट, सॉरी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, फिजिकल स्ट्रक्चर कहाँ से आ जाएगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन द एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिशन वगैरह सब आ जाएगा। सो वो तो मैं यही कहना चाह रही हूँ इसमें अगर इफ़ेक्ट में दो तरह के मैंने तुमको डेफिनेशंस बता दी। और मैं इसमें क्या बता सकती हूँ अगर इफ़ेक्ट में, अब आप खुद ही देखो, आपके पास ये पूरा एटम है, तो इस पूरे एटम को पूरा यहाँ पे एक्सरे, देखो तुम्हारी एक्सरे पड़ी, बीच में यहाँ पर बस इलेक्ट्रॉन था, उसको डिग आउट करके बाहर भेज दिया। तो तुम्हारी एक्सरे कितना खोद रही है किसी एटम को, है ना, कितना खोद के बाहर निकाल रही है आपकी एक्सरे। तो इसको ऐसे ऐसे गई है एक्सरे, इसके अंदर पूरा पेनिट्रेट करके गई है, इसको खोल के बताया ये डायग्राम को, इस तरह से ये डायग्राम है, इसके बीच की खोल के क्या हुआ है एक्चुअल में, वो अंदर का प्रोसेस ये रहा। लेकिन अगर हम बाहर से देखना चाहें तो ये आपकी एक्सरे आई है, इसने इलेक्ट्रॉन को इनर, ये है वो इनर शेल, ये इनर लेवल जो है, इनर ऑर्बिटल कोर जो है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को डिग आउट करके खोद के बाहर निकाल के फेंक दिया। और जब उसने बाहर निकाला तब एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है। और जब ऊपर वाले शेल से इस शेल को एनर्जी इलेक्ट्रॉन गया तब एनर्जी रिलीज़ हुई। दोनों की एनर्जी को पकड़ के अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया, अब अगर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा जब वो बाहर भाग जाएगा, वो बताऊंगी। इसका क्या बना जब वो सारी चोरी करके एनर्जी को लेके भाग गया, वो बताती हूँ। तो पहला तो मैं बताता कि एक्सरे को लिखना ज़रूरी है पेपर में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि एक्सरे की ही कहानी है सारी यहाँ पे, राइट। और मैं इसमें क्या देख सकती हूँ, जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे, तो मैंने सारा ये बता दिया आप लोगों की सारी चीज़ के, इसको पढ़ के बताऊँगी एक बार ये डायग्राम का क्या मतलब है। तो इस डायग्राम में ये आपके पास है बेसिकली कि इसको बस बिल्कुल खोल के बताया, मतलब बिल्कुल इंटरनली बताया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये वो जो एलिमेंट जो हम ले रहे हैं ना, जैसे मान लो मैंने एल्यूमिनियम लिया है, तो ये उसका सरफेस है, राइट, ये उसका सरफेस है। अब उस सरफेस के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या, तो हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस था, ये के शेल था, ये एल शेल था। के और एल की बात करते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया जब इसके ऊपर एक्सरे पड़ी, है ना। सो एक्चुअल में कैसे दिखने लगा ये हमारे पास, ये के ऐसे था, ऐसे दिखने लग पड़ा, और एल इस तरह से। सो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास ये बाहर निकलेगा जब हमारे पास एक्सरे पड़ी। जब बम्बार्डमेंट हुई ना इस एक्सरे की इस इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि जब एक्सरे इलेक्ट्रॉन से टकराए ना तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हुई, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे एक्सरे टकराई, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो वैकेंसी क्रिएट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके थे, लेकिन हमने इसी को क्यों चुना, क्योंकि इसमें बम्बार्डमेंट हो रही है। सबसे कॉमन चीज़ इसी में थी कि एक्सरे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन से टकराई, फिर वैकेंसी क्रिएट हुई। तो इसमें ये सबसे कॉमन प्रोसेस है, इसलिए हम इसी अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तुम लोगों को मैं बेसिक समझा रही हूँ। सो ये तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि फिर यहाँ से क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन कहीं और भाग जाएगा। सो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गया, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, और साथ में ये कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला हमारे पास, सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। यानी कि एक्सरेज यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या जाएंगी, यहाँ पे होगी एक्सरेज जो हैं, और यहाँ पे हमारे पास आएगा, चलिए यहाँ से बताती हूँ, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये एक्सरेज है हमारे पास यहाँ पे इस सरफेस पे, यहाँ है अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सरफेस में, अंदर हमारे पास एक्सरे पेनिट्रेट करके जा रही हैं, बिल्कुल ही अंदर पेनिट्रेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे बीच में सबसे एंड में एक्सरेज है। फिर उससे ऊपर वाले शेल में है हमारे पास अगर, तो इसको अगर को ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर जा रहा है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो तो अगर के थोड़े से नीचे के सरफेस में है, अगर वाला यहाँ पे, तो उससे नीचे वाले सरफेस में वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो वो इससे नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन भागा है वो वाला इलेक्ट्रॉन रहा है आपका। सो हमने देखा कि अगर इफेक्ट में
इट इज़ एन एक्सटर्नली सरफेस सेंसिटिव टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट को आइडेंटिफाई काम आता है। द बेसिक अगर प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिमूवल ऑफ इनर शेल। तो मैं बताऊँ इनर शेल को रिमूव करते हैं अटोमिक इलेक्ट्रो फॉर्म ऑफ वैकेंसी, राइट। सेवरल प्रोसेसेस आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द वैकेंसी। बहुत सारे प्रोसेस हैं वैकेंसी बनाने के लिए, लेकिन सबसे कॉमन चीज़ जो है वो क्या है, बम्बार्डमेंट विद द इलेक्ट्रॉन बीम। ये सबसे कॉमन चीज़ है, इसलिए हमने AES को ही चुना। तो एक और डेफिनेशन आ गई, द प्रोसेस ऑफ एन एक्साइटेड आयन, जो ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका एक्साइटेड आयन डिके होता है दो इलेक्ट्रॉन्स में बाय इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं अगर प्रोसेस, राइट। ऊपर का भी है, ये वाली भी दो डेफिनेशन देखिए, क्योंकि जो हमारे पास जब डीके हो रहा है दो चार्ज पार्टिकल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स में, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, सेकंड की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि आपका जो सरफेस था, आप इसका मतलब क्या होता है, हाँ सरफेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस सरफेस का जो केमिकल स्ट्रक्चर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो था वो किस तरह का था, तो वो उस पर डिपेंड करता है सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम बोलते हैं जो आइडेंटिफाई विच इस हो गए सारी डेफिनेशन, अगर इफेक्ट होता है एंड इजेक्ट इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो हमने सारी राम कहानी तुम लोगों को बता दी। अब बचा तुम्हारे पास जो अगर इलेक्ट्रॉन है, इस अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। देखो जो अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो क्या बनाता है, एनर्जी। तो उसको जो अगर इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए वो नैरो होती है, राइट। ये नैरो, बिल्कुल नैरो है। तो अगर इस तरह से उसकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो सारी एनर्जी को लेके जाएगा ना। देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, मतलब किसके साथ बनाएंगे, अगर मान लो यहाँ पे आपको दी होगी एनर्जी समझाने के लिए, तो आपकी चीज़ एनर्जी यानी ऊपर को दी, यानी कि कोई चीज़ जब ऊपर को बढ़ेगी यानी कि ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू किसके है वो तो मैं नहीं बता सकती। हम चलो अगर टाइम के विद रिस्पेक्ट ले लें, या हम ले सकते हैं डेप्थ के विद रिस्पेक्ट, बट चलो इनको छोड़ो, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो लाइन ये है हमारे पास कि अगर आपके पास जो जो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन बचता है, मैंने आपको बताया वो सारी एनर्जीज को लेके बाहर निकल जाता है, राइट। तो जो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो दी जाती है वो नैरो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बाद में अपनी एनर्जी को वो गवा देता है, खो देता है, जब वो बहुत सारे मटेरियल्स के बीच में से इलेक्ट्रॉन जो होता है बस पास होता है, अपनी एनर्जी को लूज़ कर देगा। तो हमें जो अगर इलेक्ट्रॉन एंड में मिलता है वो बहुत सारी एनर्जी के साथ नहीं मिलेगा, हमें वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बिल्कुल ही ख़त्म होगी, एनर्जी उसके बराबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम रिज़ल्ट ये निकलता है हमारे पास कि जो अगर इलेक्ट्रॉन होता है फेल्स टू कम विद देयर एनर्जी इफ़ वी सी द डेप्थ, अगर हम बिल्कुल ही गहराई में जाना चाहें, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये एटम है, राइट, ये हमारे पास बीच में न्यूक्लियस होता है ना। तो ये हमारे पास हम बताया एक्सरे पेंट्रेट करती है बिल्कुल डेप्थ तक, वो कितना डेप्थ चल जाती है, एक्सरे कितनी गहराई कर लेती है, नैनोमीटर्स में एक्सरे जो होता है वो एक एटम के अंदर घुसती है। अब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 बिलियन, नैनोमीटर का मतलब होता है 1 बिलियन। तो अगर वहाँ पे लिखा होगा जैसे अब एक्सरेज जो होती हैं वो 12 नैनोमीटर्स तक पेंट्रेट कर जाती है, यानी कि 12 बिलियन मीटर्स तक एक्सरे हमारे पास पेंट्रेट करती है। देखो कितनी बड़ी बात है ये। तो वही है, अगर इलेक्ट्रॉन में जो पेंट्रेशन होती है वो 0 से 5 नैनोमीटर तक ही रहती है, या 2 से 5 नैनोमीटर हम ले सकते हैं। तो फिर भी 1 नैनोमीटर भी देखो 1 बिलियन मीटर के बराबर है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास जो एक्सरे है वो इसमें 0 से लेके 5 तक डेप्थ तक, आई मीन जो अगर इलेक्ट्रॉन, अगर हम वे बात किसकी कर रही थी मैं, अगर इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी अपनी लूज़ कर देता है। क्योंकि लूज़ कैसे करता है, क्योंकि अब देखो उसको कितनी गहराई से चढ़ के ऊपर तक आना पड़ता है, तो ऑब्वियसली
अब देखो अगर तुमको सी के बिल्कुल ही डेप्थ में छोड़ दिए जाए, तो तुमको एक मान ले तुमको एक बूस्टर दे दी जाए एनर्जी का, तो बिल्कुल सी की डेप्थ तो पता नहीं कितनी गहराई होती है एक समुद्र की गहराई से लेके तुमको ऊपर तक जाना है, जैसे मान लो अंतरिक्ष तक जाना है, सी लेवल तक ही जाना है, तो तुम्हारी एनर्जी तो ऐसे ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो वही बात करी, तो आपका जो अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी, अगर इलेक्ट्रॉन की जो होती है हमारे पास हॉलो, ये हॉल क्या बोल रही हूँ यार, अगर इलेक्ट्रॉन की नैरो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है अगर इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है, ठीक है। वो बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं जब वो मटेरियल से पास होके जाते हैं। और बाद में अगर हम देखा जाए, अगर हम डेप्थ्स गहराई से बात करेंगे, तो पता नहीं कितने ही 1 से लेके 5 नैनोमीटर, 0 से लेके 5 नैनोमीटर तक उनकी गहराई रहती है। तो एनर्जी तो उनकी ऑब्वियसली ख़त्म हो ही जाएगी, तो हमें जो अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो खाली मिलेगा, कोई एनर्जी के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये था अगर थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉन जो बाहर भाग जाता है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं इसके हम प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, तो आपको थ्योरी भी थोड़ी सी बताती हूँ मैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सो प्रिंसिपल पे हम देखते हैं, प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, जो मैं तुम लोगों को डेफिनेशंस पढ़ाई है कि हम अगर इफेक्ट क्या होता है, मतलब वो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी वो कैसे क्रिएट हो रही है वो सब बताएंगे। द प्रोसेस ऑन ऑफ एन एक्साइटेड आइन डीके इनटू डबली चार्ज, एक तो ये डेफिनेशन बताया डीके करता है। द बेसिक अगर प्रोसेस स्टार्ट्स विद द रिमूवल ऑफ इनर शेल में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और क्रिएट करता है एक वैकेंसी को बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ द एक्सरे बीम। तो मैंने आपको ये बताया कि जब आप कैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक्सरे पड़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास इजेक्ट हो जाएगा। तुम खुद ही बताओ, तुम दरवाजे के पास खड़े हो, तुमको मैं ज़ोर से धक्का मारूंगी तो ऑब्वियसली दरवाजे से बाहर ही निकलोगे, बम्बार्डमेंट की वजह से, राइट। सबसे मेन चीज़ है बम्बार्डमेंट, इसको मेंशन करना पेपर में हाईलाइट करके, बम्बार्डमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट, ठीक है। द इनर शेल वैकेंसी इज फिल्ड बाय द, तो इनर शेल की वैकेंसी कौन भर देगा, जो मेरे पास एल शेल होगा, एल शेल जो होगा वो के की वैकेंसी को भर देगा, राइट। तो अब जो अगर इलेक्ट्रॉन जो वो एल शेल में बैठा हुआ सारी एनर्जी को लेके बाहर चला जाएगा, जब बाहर चला जाएगा वह क्या बनाएगा, उसका हॉलो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी राम कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई वही बतानी है आपने। उसके बाद और तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, और तुम ये लिखोगे कि जो तुम्हारे पास जो के शेल होते हैं, एल शेल जो होते हैं छोटे एटॉमिक नंबर्स के लिए होते हैं, और एम एन एल जो होते हैं वो लार्ज ट्रांजिशंस जब हों उसके लिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं यहाँ पे। द फोर लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट द मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन अक्कर इन के एल एल, हायर लो एटॉमिक के लिए के एल एल, हायर एटॉमिक्स के लिए एल एम एम एन एन ट्रांजिशन हमारे पास होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर मूव करना, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो इसमें दी जाएगी वो कुछ इस तरह से दी जाएगी। लेकिन अगर आपको मैं एक्सपीएस का याद करवाऊँ, एक्सपीएस के केस में जो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो किसके बराबर होती है, इंसिडेंट फोटोन माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इस केस में हमारे पास होती है ई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई ए माइनस ई बी माइनस ई सी माइनस ऑफ यू बी ऑफ सी, जहाँ पे ई ए ई बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है जब वैकेंसी क्रिएट होती है तब एनर्जी रिलीज होती है, और ड्यूरिंग इजेक्शन तब एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं हमें ई सी। और यू बी सी क्या है, इंटरेक्शन है फाइनल स्टेट्स के बीच की, बताती हूँ। सो ये सब बता, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिफिलिंग ऑफ द वैकेंसी, जब वैकेंसी क्रिएट करके सॉरी जब वैकेंसी को भरते हैं तब वो ए भी है, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव होता है वो वाला एनर्जी जब चाहिए होता है रिमूव करने के लिए वो ई सी है। यू बी सी के इंट्रैक्शन है फाइनल सॉरी। अब देखो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा था एक एक्साइटेशन के लिए, कि एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन की हमारे पास और डीके कर जाते हैं, और हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या कहते हैं, इजेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना। हम दो डेफिनेशन, इजेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक्साइटेशन और इजेक्शन जो है ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती हैं, दोनों अलग टर्म्स हैं। तो इस पैराग्राफ में बिल्कुल यही बताया हुआ है।
आई होप राइटिंग समझ आ रही हो आप लोगों को। मैंने चाहती वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाए इस करके। अब अगली हम बात करेंगे रेडियल एंड डायनामिकल रिलैक्सेशन। तो पहले हम बात करते हैं डायनामिकल रिलैक्सेशन, आफ्टर देन आई विल गो टू स्टैटिक रिलैक्सेशन एंड डायनामिकल। तो स्टैटिक एंड डायनामिकल रिलैक्सेशन में यहाँ पे स्टैटिक होगा, ठीक है। तो देखो डायनामिक रिलैक्सेशन हम मुझे क्या बोलती है, डायनामिक रिलैक्सेशन का मतलब है जब तुम्हारे पास एनर्जी निकलती है, जब वैकेंसी बन जाती है, और स्टैटिक का मतलब है जब वैकेंसी भर जाती है तब एनर्जी वापस रिलीज़ होती है, उसका मतलब होता है स्टैटिक रिलैक्सेशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब वही बताइए यहाँ पे कहानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जब वो सारा एनर्जी लेके भाग जाता है तब उसके साथ क्या होता है, मैंने आपको बताया एक हमारे पास हॉलो डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाती है, बट दे सून लूज द एनर्जी। बाद में वो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को गवा देता है एज दे पास थ्रू द मटेरियल, जब वो मटेरियल्स के बीच में से पास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फेल टू एमर्ज विद देयर करेक्टरिस्टिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी एनर्जी के साथ नहीं आ पाता। इफ़ दे स्टार्ट विद अ डेप्थ एक्सीडिंग, अगर वो अपनी गहराई से भी बढ़ना शुरू करता है, जिसे गहराई कितनी 1 से लेकर 5 नैनोमीटर इंटू सरफेस, द अगर एनालिसिस स्पेस स्पेसिफिक, तो अगर एनालिसिस जो हम करते हैं वो स्पेस स्पेसिफिक यानी 3 डायमेंशन तक की होती है, राइट। सो आगे लिखा है अगर इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम द डीपर पॉइंट्स इन द सैम्पल कन्वर्ट लेंस ट्रायल्स विद स्पेक्ट्रम बैकग्राउंड। तो वो जो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा भाग जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरा भाग जाएगा, सो अब देखो तो उसका जो मतलब ट्रायल जो हम कर रहे हैं, प्रशिक्षण जो किस चीज़ का करते हैं उसका कम भी करते हैं हम, क्यों, अगर इलेक्ट्रॉन दोबारा भाग गया होता है तो उसका क्या है, प्रशिक्षण करना है, राइट। सो ये कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह से। इसी कंस्ट्रक्शन में हम लेते हैं सैम्पल। सैम्पल किस तरह का होता है इसमें, तो सैम्पल जो होगा वो एलिमेंट का सरफेस इसमें मेन सोर्स है, ठीक है। सैम्पल में सोर्स क्या है, जो सोर्स है आपके पास एलिमेंट का सरफेस, और वही मतलब प्राइमरी एनर्जी इनपुट जो है एईएस के लिए वो एलिमेंट ही है, सॉरी। सोर्सेज के अंदर मतलब बिल्कुल ही एक्सपीएस के बिल्कुल सिमिलर है। तो हमारे पास हार्मोनिक सोर्सेज जो होंगे वो यूज़ किए जाते हैं एईएस में, यानी कि फिलामेंट को यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो फिलामेंट में जब वो हीट हो। आगे है हमारे पास एट एनर्जीज लोअर देन 10 के ई ऑफ वी, मतलब ई ऑफ वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन की जा रही है एक इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 10 के यानी 10,000 एनर्जी। अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहेगी तो तुम्हारे पास जो मतलब जैसे हमने एक्सपीएस में बीम को बिल्कुल ही नैरो करने के लिए एनालाइज़र लिया था ना, एनालाइज़र एक्सपीएस में जो कि बीम को बिल्कुल नैरो करता है, तो एईएस में हमें चाहिए होती है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चाहिए होती हैं, ठीक है, ताकि बीम को वो बिल्कुल नैरो कर सके। और जो हीटेड फिलामेंट जो होगा आपके पास, अभी तुम पॉइंट हर जगह नोट कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास जो फिलामेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा, राइट, ये सोर्स है। तो हीटेड फिलामेंट जो होगा इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल नहीं मतलब वोल्टेज होगी इसके पास, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ही रखेगी और एक्सलरेट करवाएगी। सो यहाँ पे लिखा है कि हाई वोल्टेज इज प्लेस्ड अक्रॉस द फिलामेंट दैट ड्रॉज द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द फिलामेंट एक्सलरेट देम डाउन टू द ट्यूब। अब और हाँ, जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये फिलामेंट है यहाँ पे, जब फिलामेंट से हमारे पास यहाँ फिलामेंट हीट हो रहा है, ठीक है, जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे निकलेंगे उनको बस मैग्नेटिक कॉइल के पास जाना पड़ेगा उसको। मैग्नेटिक कॉइल में वो एनालाइज होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, उनको बिल्कुल ही फाइन बीम दी जाती है, फिर जाके वो एक सैंपल के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। सो ये यहाँ पे एंड तो वो ये और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज वगैरह लगे होते हैं जो कि एक मतलब रैप किए गए होते हैं, उसमें हम उनको बड़े आराम से एनालाइज कर देते हैं।
सो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, द बीम देन पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ फोकसिंग कॉइल्स, मैग्नेटिक कॉइल्स, एंड फाइनली अराइव्स एट द सैंपल सरफेस एज द सोर्स बीम इलेक्ट्रॉन बीम इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो वही बात मैंने आपको बताई, यहाँ पे फिलामेंट है आपके पास ये, यहाँ पे बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन आएगा मैग्नेटिक कॉइल में से उसको पास होना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको बिल्कुल एक नैरो बीम देनी होती है सैंपल के ऊपर, तो नैरो बीम यहाँ से पड़ेगी मेरे पास, ठीक है। और हाई वोल्टेज यहाँ से सप्लाई करें, ग्राउंडिंग हमने लगा दिया है। सो आगे भी मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लीव कर रहे हैं फिलामेंट को और एक्सलरेट हो रहे हैं वैक्यूम में, एंड बाइस्ड कैप इज़ मोर नेगेटिव देन द सोर्स ऑन फंक्शन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस दैट कंसनट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एक्सट्रैक्ट्स more electron into column. While the electron beam passes through the column, it is focused through the electromagnetic lens। जिसे मतलब सीरीज में सादा सरल व्याख्या दूँ मैं आप लोगों को, बस इतना लिखना है आपके पास, डायग्राम आपके पास ये होगी, इतना बोलना है। चाहे तुम अपनी नॉर्मल डायग्राम ऐसे बना सकते हो कि यानी कि जो आपके पास सोर्स है, सोर्स में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक कॉइल्स में से होके पास करना पड़ रहा है, उसके बाद अपने वो सरफेस के ऊपर जा रही हैं इस तरह से, राइट, अपने सरफेस पे पहुंच रही है। उसके बाद इस सोर्स को कनेक्ट किया गया है एक वोल्टेज के साथ, इस तरह से आप दे सकते हो, मतलब ऐसे वोल्टेज लगाई हुई है, ये पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल लगा दो, एक ग्राउंड कर दो, ठीक है। फिर हमारे पास सोर्स तक पहुंच रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बता देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो थैंक यू सो मच।